हे ब्यूटीफुल्स, ये इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड है। आई होप आपको एपिसोड 1 और 2 पसंद आया होगा। और हम चलते हैं अपने रामा की तरफ। यहाँ पे हम रामा के स्टार्टिंग में देखते हैं हमारे जियान भाई अपने डैड के साथ बातें कर रहा होता है और उसके डैड उसे समझा रहे होते हैं कि इस हमारे उम्र में, मतलब जिस उम्र में तुम अभी हो उस उम्र में सब लोग प्यार में गिरते हैं, बट आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। और हमारे जियान भाई बहुत ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन तभी नीचे से साक्षी जोर जोर से जियान भाई चिल्ला रही होती है, मेरे हस्बैंड, मेरे प्यारे हस्बैंड ऐसे चिल्ला रही होती है। और उसके डैड भी सुन लेते हैं और नीचे से कहती है तुम्हारे बच्चा मुझे दिखाना है तुम्हें। तभी जियान भाई शॉक हो जाता है और तभी उसके डैड भी बाहर आ जाते हैं। और हमारी साक्षी तो यहाँ पे स्माइल कर रही होती है। उसके डैड को देख के साक्षी बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाती है और उसके डैड कहते हैं बच्चा प्रेग्नेंट, ये क्या बोल रही है। और साक्षी बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाती है, कहती है सॉरी अंकल, हाय हेलो। और उसको सुबह समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, अब क्या करूँ, हेलो हेलो करके वो साइड हो जाती है। और जियान भाई बेचारा एम्बैरस इतना ज़्यादा, उसके डैड उसे देखने लगते हैं और कहते हैं वो लड़की क्या बोली, अभी प्रेग्नेंट क्या बोल रही थी। साक्षी है ना वो, उसे मैंने पहले भी देखा है। जियान भाई बेचारा तो कुछ बोल ही नहीं पाता। नेक्स्ट डे हम साक्षी और जियान भाई को देखते हैं। साक्षी जियान भाई को कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे बेबी चाहिए, ऐसे करके करके बोलने लगती है। यहाँ पे जियान भाई बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है और साक्षी पहले आगे आगे भाग रहा होता है साक्षी से, तो साक्षी भी आगे आगे भागने लगती है। तो जियान भाई रुक जाता है और कहता है कि तुम क्या कह रही हो, अभी हम तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब हमारा ग्रेजुएशन होने वाला है। साक्षी उल्टा जियान भाई से कहने लगती है तुम्हें बच्चा पसंद नहीं है क्या, तुम्हें बच्चा चाहिए या नहीं। लेकिन सुन, हम देखते हैं कि जियान भाई कभी कुछ भी नहीं बोलता और घर पे चला जाता है। घर पे जाने के बाद यहाँ पे साक्षी लिखती है, उसे मैसेज करती है कि हनी हनी हमें बेबी होने वाला है, और ऐसे मैसेज करती है। बेचारा जियान भाई इतना ज़्यादा एम्बैरस होता है क्योंकि वो डैड के साथ मूवी देख रहा होता है, वो बेचारा पढ़ रहा होता है, उसके डैड मूवी देख रहे होते हैं। उसके डैड को भी लगता है कि ये थोड़ा सा मतलब प्यार में गिरा है तो कुछ गलत ना कर ले, इसलिए बेचारे को समझा रहे होते हैं कि तुम कॉलेज कंप्लीट कर लो, तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, तुम्हारी अच्छी स्टडी करना। जियान भाई भी होता है हाँ हाँ मैं डैड डोंट वरी मैं अच्छे से करूँगा। और जियान भाई बहुत अच्छा बच्चा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्कॉलर है। यहाँ पे अंदर आने के बाद जियान भाई सोचता है कि थोड़ी सी वर्कआउट कर लेता हूँ, क्योंकि साक्षी ने मैसेज किया होता है कि आज रात को हम दोनों को मिलना है, जो हमें काम करना है, ऐसे बोल के उसको मैसेज किया होता है। और यहाँ पे जियान भाई वो मैसेज देख के इतना ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और उसके मैसेज करता है साक्षी को कि हाँ ठीक है हम लोग रात में मिलते हैं होटल। यहाँ पे साक्षी ने AI की हेल्प से जियान भाई का ओल्ड फोटो बनाया होता है और हमारे जिंजिंग के साथ मैच कर रही होती है, लेकिन उसे लगता है कि नहीं ये जिंजिन और हमारा जियान भाई अलग दिख रहा है, क्यों पता नहीं। तो जिंजिन कहता है मॉम आप कुछ भी कर रहे हो, AI थोड़ी ना ठीक ठाक अभी काम कर रहा है, वो फ्यूचर में काम करेगा, अभी तो ठीक से काम भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे साक्षी कहती है नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, उस दिन तो किया काम। और फिर हम रात में देखते हैं साक्षी और जियान भाई यहाँ पे बाथटब में नहाने के लिए आए होते हैं। साक्षी ने जियान भाई को कहा होता है कि हम दोनों नहाएंगे बाथटब में, इसलिए जियान भाई बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन वहाँ पे जिंजिंग को देख के वो शॉक हो जाता है कि ये यहाँ पे क्यों आया है। तो साक्षी कहते मेरा कज़न है ना इसलिए आया है, उसे भी मन कर रहा था नहाने का। लेकिन जियान भाई शॉक हो जाता है कि मतलब कपल टी शर्ट के साथ उसे बच्चे का, मतलब कपल टी शर्ट रहता है ना, वो तीनों ने एक साथ पहना था। तो इसके लिए जियान भाई कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि बेचारे को थोड़ी ना पता है कि वो उसका फ्यूचर सन है, साक्षी का बेटा है, तो इसलिए बेचारा कंफ्यूज रहता है। यहाँ पे घर पे आने के बाद साक्षी दोनों को बिठा देती है क्योंकि उसे ये सब कुछ पसंद है। वो चाहती है कि अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड करे। मतलब साक्षी वो स्टोरी सुना रही होती है और खुद बेचारी अकेले ही डर जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और बहुत हंसते हैं कि साक्षी अकेली सुना रही थी स्टोरीज भूतों की और वो खुद ही डर गई। रात में एक साथ सोते हुए जियान भाई और हमारा जिंजिन बात कर रहा होता है और साक्षी बीच में बेड में सोई होती है और बेचारे दोनों को नीचे सुलाती है, एक साइड जियान भाई एक साइड हमारा जिंजिन। जियान भाई और जिंजिन अच्छे से बातें करते हैं। जियान भाई जिंजिन से पूछता है कि तुम साक्षी को कितने साल से जानते हैं, तो वो कहता है मैं बचपन से जानता हूँ। नेक्स्ट डे हम ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, तीनों एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पे साक्षी अपना स्टार्ट करती है, तभी जियान भाई उसे कुछ खाने के लिए देता है कि डार्लिंग तुम ये खाओ। तो साक्षी है ना वो डायरेक्टली देती है जिंजिंग को और ये जियान भाई देख के जेलस होने लगता है क्योंकि उसे लगता है वो तो कज़न है, तो साक्षी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है। लेकिन यहाँ पे हमारा जिंजिंग वो वापस स्पून जियान भाई को देता है और जियान भाई वो खा लेता है। बेचारा वो शॉक होता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है। नेक्स्ट डे हम कॉलेज में देखते हैं, यहाँ पे जियान भाई और हमारे साक्षी एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूम रहे होते हैं कैंपस में और यहाँ पे लूस अपने फ्रेंड्स के साथ चल रहा होता है और इन दोनों को देख के इतना ज़्यादा जेलस हो रहा है, इतना ज़्यादा जेलस हो रहा था। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, और जियान भाई को देखने लगती है। तभी एक लड़की को साक्षी फ्रेंड को बुलाती है, बोलती है इसको हेल्प करो, क्योंकि वो हमारे जियान भाई से हेल्प मांग रही थी और यहाँ पे जियान भाई हंस रहा होता है।
तभी हमारी साउशी की क्लासमेट मतलब रूममेट्स आ जाती है और उसे लेके जाती है वहाँ से। जब से जियान भाई और साउशी हॉलीडेज से वापस आए, मतलब घर से वापस स्कूल आए हैं, तब से जियान भाई बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगा है, ऐसा उसका फ्रेंड बोलने लगता है। और उसका फ्रेंड बोलता है तुम्हें कैसे पटा लिया साउशी को, तो बोलता है हमेशा अच्छा स्मेल करना ज़रूरी है। तो उसका फ्रेंड कहता है क्या मैं बुरा स्मेल करता हूँ। और यहाँ पे हम हॉस्पिटल में देखते हैं हमारी शीन है ना बैठी होती है और बहुत दिनों से जिंगजिंग ने शीन को देखा नहीं होता है और जिंगजिंग को है ना बहुत याद आ रही होती है शीन की कि वो क्या कर रही है, कैसी है। तो वो जाके उस शीन से मिलता है। पूरे 1 महीने के बाद वो साउशी और अपने फ्रेंड्स को देख के वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने रूम में आके नाचने लगते हैं कि फाइनली हम लोग मिल गए, बहुत मिस किया। सब लोग ने अपने अपने घर के यहाँ से ना कुछ सभी के लिए गिफ्ट लाए होते हैं, किसी ने टिश्यूज़ कुछ मतलब ऐसे बहुत सारे लाए होते हैं। यहाँ पे साउशी सभी अपने फ्रेंड्स को बताने लगती है कि हमारा रिलेशनशिप ऑफिशियल हो गया है, मुझे जियान भाई ने प्रपोज किया है, मतलब एज ए गर्लफ्रेंड प्रपोज किया है। तो यहाँ पे एक लड़की होती है जो जियान भाई को पसंद कर रही होती है, वो कहती है ठीक है अब मैं नहीं गिव अप कर देती हूँ। तो साउशी और उसके फ्रेंड मिलकर अंडरस्टैंड करते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में शीन और जिंगजिंग को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। शीन तो ज़्यादा चुप रहती है लेकिन जिंगजिंग उसके साथ मस्ती कर रहा होता है। और जिंगजिंग को हमारे चोट लगी थी तो शीन उसकी मलहम पट्टी कर रही होती है। तभी उसे दूसरे पेशेंट बुलाते हैं तो वो जल्दी जल्दी में वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हॉस्टल में उसकी फ्रेंड्स मतलब हमारी साउशी की फ्रेंड्स उसे चिढ़ा रही होती है, कहती है मैं क्या करूँ, मतलब और ज़्यादा जियान भाई मुझसे प्यार करने लगे, मतलब ये गर्ल्स की बातें जो होती है वैसे बातें करने लगते हैं दोनों। तो यहाँ पे लैब में जब जिंगजिंग जियान भाई के पास जाता है तो उसकी डायरी में देखता है यहाँ पे घूमना है वहाँ पे घूमना है सारे प्लान्स। तो उसको है ना टीज़ करने लगता है जियान भाई को जिंगजिंग की क्या वाह क्या बात है, तुम तो यहाँ पे घूमोगे वहाँ पे घूमोगे, वाह 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 ऐसे कहने लगता है। और यहाँ पे साउशी पहुँच जाती है शीन के घर पे और शीन को पकड़ के लेके आती है और शीन को बताने लगती है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा ये है, मतलब वो सब कुछ बता देती है टाइम ट्रैवल के बारे में। तो यहाँ पे शीन को लगने लगता है कि साउशी पागल हो गई है, मेरी बेस्ट फ्रेंड पागल हो गई है। और शीन बहुत रोने लगती है, ये भगवान मैं क्या करूँ, मेरी फ्रेंड पागल हो गई है। तो यहाँ पे साउशी चिल्लाने लगती है मैं पागल नहीं हो गई, क्योंकि अभी साउशी ने बता दिया है शीन को कि वो उसका फ्यूचर सन है जिंगजिंग। तो वो साउशी को बताती कि हमने इनडायरेक्टली किस किया। तो ये सुन के साउशी बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है, क्या तुमने किया, वो मेरा बेटा है तो तुम उसकी बुआ हुई, क्या किया ये तुमने, तुम तो उसकी मासी हो गई। ऐसे बोल बोल के वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बोलती है हे भगवान ये क्या हो गया, मेरे बेटे को किस कर दिया इसने, मेरे बेस्ट फ्रेंड होके किस कर दिया। और घर पे आती है और जिंगजिंग के पास बैठ के बोलती है तुमने यहाँ पे शेर के साथ क्या किया है। तो जिंगजिंग बोलता है क्या किया, तो बोलता है कि मॉम आपको क्या बताया। तो यहाँ पे साउशी गुस्सा होती है, बोलती है जल्दी से बताओ नहीं तो तुमको बहुत मार पड़ेगी। तो यहाँ पे जिंगजिंग बताने लगता है कि नहीं वो एक्चुअली इनडायरेक्टली नूडल्स के साथ किस हुआ था, हमने डायरेक्टली किस नहीं किया था, मॉम आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो साउशी बोलती है अच्छा ठीक है। यहाँ पे इस कॉलेज में ना एक कॉम्पिटिशन हो रहा होता है कुछ इसके लिए, तो यहाँ पे साउशी ने भी पार्टिसिपेट किया होता है। अपने रूम में आने के बाद वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि मैंने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन वहीं पर हमारी क्यू आ जाती है क्योंकि उसकी एनिमी थी, मतलब कंपटीशन में भी और रियल लाइफ में भी। तो वो कहती है उसकी बेस्ट फ्रेंड मतलब क्यू की बेस्ट फ्रेंड है वो उसकी एनिमी होने वाली है इस कॉम्पिटिशन में। क्यू की बेस्ट फ्रेंड कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए साउशी। तो साउशी कहती है क्यों, तो बोलती है तुम्हें ये कंपटीशन पता है ना, इसमें तुम यहाँ पे प्रेसिडेंट बनोगी इस कॉलेज की, तो तुम्हें गर्ल्स प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं साउशी ने ना एक रात पहले जब वो लोग सो रहे थे तो यहाँ पे उसे ना उन सबकी फ़ोटो एक साथ चाहिए थी, बट ये लोग सो रहे थे तो उसने ना एक सेल्फी क्लिक की और इन दोनों की सोते हुए और अपनी फ़ोटो लगा दी अपने वॉलपेपर पे। ये कितना ज़्यादा क्यूट और मूवमेंट है अच्छा वाला। यहाँ पे क्यू की बेस्ट फ्रेंड ने बोला होता है कि लू ने मेरे कुछ पैसे लिए हैं और वो दे नहीं रहा था और मैं ना लू को पसंद करती हूँ, तो तुम कुछ ऐसा करो जिससे ना लू मुझे पैसे भी वापस देना और मतलब दे या देना, लेकिन लू मुझे पसंद करने लगे और उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ना कि इस कॉलेज में किसी को कुछ भी पता है। तो है ना तुम मुझे मेरी हेल्प करनी होगी लू को इम्प्रेस करने में, उसके बारे में जानने में, तो तुम मुझे मेरी हेल्प करोगे, तुम ज़्यादा लू को जानती हो। तो यहाँ पे ना हमारी साउशी चुपके से जाती है लू के दादी के सामने और लू को देख के ऐसे एक्ट करने लगती है कि लू ने उसके बहुत ज़्यादा पैसे लिए हैं, मतलब थोड़े बहुत पैसे लिए हैं और वो वापस नहीं दे रहा है और उसे धमकी भी दे रहा है, मतलब उसकी बातें भी नहीं सुन रही है। और उसकी फ्रेंड मतलब क्यू भी फ्रेंड उसकी बन जाती है और दोनों मिलके दादी के सामने रोना धोना स्टार्ट करते हैं कि हमारे साथ ऐसे किया, मैं तो इसे पसंद करती थी और इसने मेरे साथ ऐसे किया, दूसरी लड़की को भी फंसाया, मतलब दूसरी लड़की को अभी ये पसंद करने लगा, ऐसे बोलने लगते हैं। क्योंकि दादी से उन लोगों को लू को डांट पड़वानी थी, क्योंकि वो दादी
दादी का ही सिर्फ सुनता है। तो यहाँ पे दादी उस पर ना मतलब लू पे गुस्सा हो जाती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो कॉलेज जाके, तुम्हें तो मैंने अच्छा बच्चा बनाने को बोला था ना, तुम्हें ये सब क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ हम शीन को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जो कि हमारे जिंगजिंग के लिए बैठी होती है, डिनर दोनों एक साथ करने वाले होते हैं। यहाँ पे शीन को तो हमारी साउशी की बातों पे यकीन नहीं होता है कि उसका बेटा ये सब कुछ, तो वो इग्नोर करती है कि साउशी कुछ मतलब थोड़ी सी परेशान थी इसलिए कुछ भी ऐसे ही बोल रही थी। तो यहाँ पे ना हमारी शीन यहाँ पे हमारे जिंगजिंग को बहुत पसंद कर रही थी, और जिंगजिंग जो खा रहा था उसे देख के भी उसकी लिप्स देके जा रही थी। उसे जिंगजिंग से प्यार हो गया था अभी, और उसने अभी तक ये बोला नहीं था जिंगजिंग को कि वो उससे प्यार करने लगी है। वो जिंगजिंग से बहुत प्यार से बातें करती है, और वो डिसाइड करती है कि उसे प्रपोज कर देना ही चाहिए जिंगजिंग को, क्योंकि जिंगजिंग तो खुद प्रपोज कर ही नहीं पा रहा था। तो वो जिंगजिंग के सामने आती है चलते चलते और कहती है कि आई लव यू, मैं बहुत तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। और ये सुन के जिंगजिंग शॉक हो जाता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता, और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हम जिंगजिंग की आंखों में भी देख सकते हैं कि वो भी हमारी शीन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, शायद प्यार भी करता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, बेचारा फ्यूचर से आया हुआ है और उसे शायद वापस जाना पड़ेगा, तो हमारे शीन का क्या होगा, इसलिए उसने मना किया होता है। और क्योंकि उसके मॉम की बेस्ट फ्रेंड है, उसकी आंट लगती है आगे जाके फ्यूचर में, तो वो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकता चाहे वो प्यार कर ले। रात में साउशी और जियान बाई कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें स्टार दिखता है तो उड़ते हुए आसमान में, तो वो दोनों विश मांगते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट होता है। नेक्स्ट डे हम साउशी को अपने रूम में देखते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो बता रही होती है कुछ मुझे ऐसे करना है जिससे कि मुझे ना जियान बाई प्रपोज कर दे या मुझसे और ज़्यादा प्यार करने लगे। लेकिन तभी साउशी की फ्रेंड बताती है कुछ फ़ोन में देख के, जिससे साउशी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। साउशी के मोबाइल पे लू ने मैसेज किया होता है कि मैं तुम्हारे गर्ल्स रूम के नीचे ही खड़ा हूँ और जल्दी से नीचे आओ, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊँगा और तुम्हें बराबर सिखाता हूँ तुमने ऐसे क्यों किया मेरे साथ, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, ऐसे कर रहा होता है। लेकिन तभी नीचे वहाँ पे उसे ना जियान बाई मिल जाता है, और वो जियान बाई को धमकाता है, तो जियान बाई कहता है रुको मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। ये सुन के लू डर जाता है बहुत ज़्यादा, और लू सोचता है कि नहीं, तभी वहाँ से भाग जाता है। तभी साउशी नीचे आती है, लेकिन उसे लू जाते हुए दिखता है सिर्फ। जियान बाई उसे छोटी गुड़िया देता है जो कि क्ले से बनाई होती है उसने, एक लड़का और लड़की, क्योंकि साउशी बार बार बच्चा कर रही होती है, बेबी कर रही होती है, मुझे बेबी चाहिए, जल्दी से मुझे बेबी चाहिए, ऐसे कर रही होती है। इसलिए उसने 2 टॉयज़ बनाई होती है और कहता है डोंट वरी, मैं दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा अभी भी और फ्यूचर में भी। हमारे जियान बाई को तो लगता है कि साउशी को बेबीज चाहिए जल्दी से, मतलब उससे शादी भी करनी है और जल्दी बेबीज चाहिए, तो इसलिए हमारा जियान बाई ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई करता है। और यहाँ पे लैब में क्योंकि उसके साथ रहती है, तो बीच बीच में हमारा यहाँ पे जिंगजिंग जाता है, तो क्योंकि बोलती है मुझसे ज़्यादा और किसी लड़की से ज़्यादा, तो यहाँ पे जिंगजिंग तुम्हारे साथ सूट करता है, बहुत क्यूट मोमेंट लग रहे हैं तुम दोनों के। तो जियान बाई ये सुन के पीछे हट जाता है, मतलब ये अजीब ही लगने लगता है। थोड़ी देर बाद जिंगजिंग क्यूकी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे साउशी और जियान बाई से दूर रहो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम बीच में आ रही हो। तो यहाँ पे क्यों कहने लगती है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे क्यों बता रहे हो, और मैं तो जियान बाई को पसंद करती हूँ, तो मैं लास्ट टाइम तक उससे प्यार करते ही रहूँगी और कोशिश अपनी करती रहूँगी कि हम दोनों एक हो जाए। मतलब क्योंकि वो गुस्से में नहीं कहती है, एक्चुअली वो कहती है अगर जियान बाई ने फ्यूचर में उसे चुना तो भी वो खुश रहेगी, और साउशी को चुना तो भी वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। नेक्स्ट जिंगजिंग यहाँ पे लू के घर आता है, तो उसे दादी मिलती है, और दादी के साथ वहाँ पे एक फ़ोटो भी होता है लू के बचपन का। दादी जिंगजिंग से बहुत प्यार से बात करती है, और हमारा जिंगजिंग भी बहुत प्यार से दादी से बातें करने लगता है। यहाँ पे दादी की परेशानी पूछता है कि आप खुश हो, तभी यहाँ पे लू आ जाता है, और उसे लगता है कि जिंगजिंग भी हमारी साउशी के तरह उस दादी के साथ, मतलब उसके दादी के साथ कुछ बोल के उसे डांट खिलवाने के लिए आया है यहाँ पे। तभी यहाँ पे लू उसे ऊपर लेके आता है, और लू उसकी जिंगजिंग की शर्ट पकड़ लेता है। तो जिंगजिंग कहता है कि तुम्हारा गुस्सा ही आगे जाके फ्यूचर में तुम्हारे लिए सबसे बुरा होगा, और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे लू उसकी बातें नहीं सुनता। यहाँ पे जिंगजिंग ने ऑफर दिया होता है एक कंपनी में जॉब के लिए, जिससे ना लू की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे साउशी के मोबाइल में एक मैसेज आता है, लेकिन तभी एक कार से कोई उसे बुला रहा होता है कि साउशी साउशी करके। तो यहाँ पे हमारा जियान बाई सोचता है कि ये कौन है, लेकिन उससे बाद में पता चलता है कि साउशी के डैड है, जो कि बहुत ज़्यादा रिच है। और ठीक है रिच है, तो लेकिन साउशी का उनको पता चल गया है कि साउशी का कोई बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पे साउशी को जियान बाई कहते हैं मुझे पानी पीना है, कि ये है या ये ड्रिंक है। तो साउशी कहती है वो सारी ड्रिंक है, दूसरे में पानी है, मतलब जिसमें हम लोग ड्रिंक पीते हैं उसमें पानी रखा है, और बाकी सारे बड़े बड़े ग्लासेस में ड्रिंक है, क्योंकि साउशी के डैड उसी चीज़ से टेस्ट लेते हैं
कि वो कौन कितना पी सकता है क्या, लेकिन यहाँ पे जियान भाई पीता नहीं, बेचारा पानी पी के चुप रहता है। और ये साउशी के डैड चश्मा लगा के बहुत स्टाइल से सारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं जियान भाई से, और जियान भाई की बातें सुन के उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उन्हें पता चलता है कि जियान भाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये सुन के तो वो साउशी को कहता है कि तुमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट तुम्हें कैसे मिल गया। तो साउशी बेचारी टेंशन में आ जाती है और वो भी पानी को जैसे हम ड्रिंक करते हैं वैसे वो पानी पीती है और जियान भाई को लेके यहाँ पे शॉपिंग के लिए आ जाती है जिंगजिंग के साथ। और जिंगजिंग के साथ लिविंग में रहने के लिए, मतलब जियान भाई के साथ लिविंग में रहने के लिए वो अपने सारे सोफ़ा बेड ये सब कुछ देखने लगती है और यहाँ पे जिंगजिंग को भी लिटा देती है कि कैसे लगा तुम्हें बेड ऐसा वैसा। बट यहाँ पे हमारे जियान भाई को अनकंफर्टेबल अभी बहुत ज़्यादा फील होने लगता है क्योंकि साउशी हर वक्त जियान भाई के जगह यहाँ पे जिंगजिंग को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देती रहती है और जियान भाई को इस बारे में समझ में नहीं आता क्योंकि ये तो उसका कज़न है ना। जिंगजिंग को जियान भाई की फीलिंग समझ आ जाती है तो इसलिए वो खुद ही डायरेक्टली कहता है कि शायद साउशी को याद नहीं है लेकिन साउशी को चाहती है दिल से कि तुम उसे प्रपोज़ करो, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है ताकि तुम्हें चिड़चिड़ फील हो, तुम्हें ना जल्दी से उसे प्रपोज़ कर देना चाहिए। और यहाँ पे दूसरी तरफ उसे ही वहाँ पे शीन मिल जाती है शॉपिंग करते हुए और शीन को देख के हमारा जिंगजिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पे शीन सब चिप्स ये सब कुछ ले रही होती है जानबूझ के गुस्से में और जिंगजिंग उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जिंगजिंग फिर घर आ जाता है और घर पे आके देखता है तो यहाँ पे हमारी साउशी रो रही होती है। साउशी को रोते हुए देख के जिंगजिंग बोलता है क्या हुआ, आपको किसी ने कुछ बोला क्या? तो साउशी कहती है नहीं मैं मूवी देख रही हूँ। और वो भी मूवी कौन सी देख रही होती है जो कि सिंपल वाली होती है, वो देख के भी साउशी रोने स्टार्ट कर देती है। साउशी और जिंगजिंग बिल्कुल एक जैसा होता है, थोड़ी सी मूवी देख के भी रोने लगते हैं दोनों के दोनों, क्योंकि फ्यूचर में शीन ये सब खा के बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। इसलिए जिंगजिंग ने पहले उसे जब पहली बार मिला तभी मना किया था, लेकिन अब क्योंकि शीन जिंगजिंग से गुस्सा थी तो वो सब कुछ वही खाने लगती है जो जिंगजिंग ने मना किया होता है। और यहाँ पे जिंगजिंग बेचारा इमोशनल होता है, क्या करे, और वो अपनी मॉम की पुरानी वीडियोज़ देखता है जहाँ पे वो सिर्फ अपने बेटे के साथ ही खुश थी, बाकी सब कुछ उनकी ज़िंदगी में बहुत बुरा चल रहा था। वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी, बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है बीमारी की वजह से और वो जिंगजिंग बेचारा हमारा कुछ कर भी नहीं पाता। भले वो कमाने लगता है फ्यूचर में जाके, बट वो कुछ कर नहीं पाता जब उसकी मॉम की डेथ होने वाली होती है, क्योंकि वो बहुत पूरी ज़िंदगी बहुत टेंशन में रही थी, इसलिए उनको बीमारी हो जाती है ब्रेन की और वो उनकी इसी कारण डेथ होती है। नेक्स्ट डे हमारी साउशी के फ्रेंड की वजह से उसकी टॉयज़ ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो ग्लू की थी तो वो ख़राब हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, रोने लगती है कि मेरी टॉयज़ ख़राब हो गई। और क्योंकि वो बेटे मतलब बॉय की टॉय होती है वो ख़राब होती है तो उसे डर लगने लगता है, अपने सपनों को अटैच करती है वो टॉय के साथ कि वो जिंगजिंग को खो देगी, ये सोच के वो बहुत डर जाती है। नेक्स्ट हम जिंगजिंग को देखते हैं जो कि अपने बैग पैक करके जा रहा होता है और यहाँ पे हमारा जियान भाई सोचता है कि इसकी बैग यहाँ पे क्या, लेकिन यहाँ पे हमारी साउशी कहती है कि तुमने यहाँ पे अपनी बैग रखी थी वो लेके जा रहे हो क्या, बट तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे? तो जिंगजिंग कहता है मैं देखूंगा, डोंट वरी, आप मैं देख लूँगा कहीं पर होटल या कुछ। लेकिन यहाँ पे साउशी सोचती नहीं है, मतलब गुस्सा करती है, बोलती नहीं हम दोनों मिल के तुम्हारे लिए अच्छा सा घर देखेंगे, तुम ऐसे ही कहीं पर भी नहीं रह सकते, तुम ऐसे ही कहीं पर नहीं रह सकते, ऐसे करके चिल्लाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जियान भाई फिर से और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये इतना ज़्यादा केयर क्यों करती है जिंगजिंग की। साउशी एजेंट के थ्रू सब जगह घर देखना स्टार्ट करती है जिंगजिंग के लिए अच्छा वाला, मतलब बजट का उसको कोई टेंशन नहीं था क्योंकि वो साउशी इतनी भी ज़्यादा गरीब नहीं थी, वो रिच थी, उसके डैड बहुत ज़्यादा रिच थे, तो साउशी को पैसे का तो बिल्कुल टेंशन नहीं होता। लेकिन वो देखने लगती है क्योंकि उसने तो बोला था कज़न है तो वो ज़्यादा पे नहीं कर सकती जियान भाई के सामने। वहाँ पे एक घर देखते हैं तो वहाँ पे सब गिर रहा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे साउशी कहती है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और एजेंट पे गुस्सा करती है, बोलती है बड़ा घर दिखाओ और महंगा होगा भी तो भी चलेगा। एजेंट तो खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे जिंगजिंग को पता चलता है घर शीन के घर के बहुत पास है, मतलब 2 मिनट में शीन के घर के अंदर जा सकते हैं और शीन को आते जाते यही से मैं देख भी सकता हूँ रोज। इसलिए हमारा जिंगजिंग मम्मी को मतलब हमारी साउशी को फोर्स करता है कि नहीं नहीं मुझे यही घर चाहिए, यही घर बेस्ट है और मैं यहाँ का ढूंढता रहूँगा, तो यही घर फाइनल कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा जिंगजिंग शिफ्ट हो जाता है और वो अपनी मतलब वो शीन को मैसेज करने लगता है तुम कहाँ पर हो, अभी तक कहाँ पर हो। तो यहाँ पे ऊपर से देखता है तो वो शीन को अकेले चलते हुए बेचारी को देखता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट, लेकिन डायरेक्टली उसके पास नहीं जाता, ऊपर से सिर्फ उसे देखता रहता है। और शीन जैसे ही उसे लगता है कि कोई देख रहा है उसे तो ऊपर देखने लगती
करती है, लेकिन वहाँ से छुप जाता है हमारा जिंगजिंग। नेक्स्ट डे हम साउशी को देखते हैं जो कि जिंगजिंग के लिए नाश्ता सुबह सुबह मतलब 5 बजे उठ के लेके आती है जिंगजिंग के घर पे डायरेक्टली। जिंगजिंग बेचारा शॉक, इतनी सुबह सुबह मॉम आपको नाश्ता कहाँ से मिल गया और इतना ज़्यादा राशन क्यों लेके आई हो आप, इतना ज़्यादा ग्रोसरीज बाप रे, आपने कितने टाइम के लिए लेके आए हो ये सब कुछ। तो बोलती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम घर से गए हो और ऐसे अजीब से घर में रह रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ 1 सेकेंड में तुम घर वापस आओगे, प्रॉमिस करो तुम। तो यहाँ पे जिंगजिंग बोलते हैं हाँ हाँ देखो सब कुछ अच्छा है, लेकिन तभी वहाँ से एक और चीज़ नीचे गिरती है। ये देख के साउशी और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि एजेंट ने ये बहुत गंदा वाला घर दे दिया है और पता नहीं तुम्हें ये घर क्यों इतना पसंद है। साउशी को इतना गुस्सा करते हुए जिंगजिंग कहता है मॉम आप घर जल्दी चले जाओ, जियान भाई आ रहा होता, पापा आ रहे होंगे, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम जियान भाई को देखते हैं जो कि साउशी के घर के बाहर ही होता है और साउशी के लिए नाश्ता लेके आया होता है। तभी यहाँ पे साउशी के डैड आ जाते हैं। जियान भाई डैड को गुड मॉर्निंग विश करता है और डैड के साथ अंदर चला जाता है घर में, क्योंकि डैड के पास ऑलरेडी एक चाबी थी जिससे उन्होंने डोर ओपन किया। और डैड एंड कुछ फ़ोटो देखते हैं जिसमें जिंगजिंग और जियान भाई का था साउशी के साथ फ़ोटो। वो हमारे जियान भाई ने पहले नहीं देखा है और ना देखता है अभी भी। तो डैड कहते हैं तुम कितने टाइम से हमारी साउशी को जानते हो। तो जियान भाई कहता है कि कुछ सालों से जानता हूँ, स्कूल टाइम से। तो अच्छा कहते हैं डैड कहते हैं उसके ट्यूटर को जानते हो क्या। तो जियान भाई कहता है ट्यूटर नहीं, उसका कज़न को जानता हूँ मैं। तो डैड कहते हैं कि नहीं हमारी साउशी का कोई कज़न नहीं है। तो जियान भाई ये सुन के बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि ये डैड ने तो कहा कि कोई कज़न नहीं है और ट्यूटर कौन है। तो जिंगजिंग क्या ट्यूटर है, बेचारा यही सोचता रहता है। जैसे ही डैड नीचे आते हैं तो हमारी साउशी नीचे पेड़ की यहाँ पे छुप रही होती है और भाग भाग के घर चली जाती है। जियान भाई को बेचारे को जिंगजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होती है कि क्या साउशी खुद कंफ्यूज है या मुझे कंफ्यूज कर रही है, क्या हो रहा है। लेकिन तभी साउशी घर के अंदर आती है और जियान भाई के साथ आके बैठ जाती है। जियान भाई का फेस बेचारे का उतरा हुआ होता है। साउशी कहती है क्या हुआ, तुमने नाश्ता किया ये। तो साउशी को कहता है तुम सुबह सुबह कहाँ पर गई थी। तो कहती है मैं जिंगजिंग के पास गई थी, बेचारा क्या कर रहा होगा, क्या खा रहा होगा क्या। तो ये सुन के जियान भाई को और गुस्सा आता है क्योंकि उसके डैड ने कहा था उसका कोई कज़न नहीं है। तो वो यहाँ पे साउशी को कहता है कि तुम्हारे डैड ने कहा तुम्हारा कोई कज़न नहीं है, तो जिंगजिंग कौन है और तुमने कहा वो तुम्हारा कज़न है। डैड कह रहे हैं वो तुम्हारा ट्यूटर है और क्या वो यहीं पर रहता था और क्या तुम मतलब मुझे डबल डेट कर रही थी। और अगर तुम जिंगजिंग को ऑलरेडी प्यार करती हो या पसंद करती हो तो तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया स्कूल टाइम से, और तुमने मुझे प्रपोज मतलब मुझसे प्यार क्यों किया। और ऐसे सुन के मतलब साउशी डर जाती है बेचारी। और यहाँ पे हमारे जियान भाई बहुत बुरी तरीके से गुस्सा करने लगता है। साउशी कहता है कि क्या तुम मुझे खिलौना समझ के रखी हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें अंडरस्टैंड करने का, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ हम जिंगजिंग को देखते हैं जो कि गैलरी में खड़ा होता है शीन का इंतजार करते हुए। बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी इसलिए। तो यहाँ पे उसे शीन के साथ उसका फ्रेंड दिखता है, शीन का कलीग, और वो डॉक्टर था और शीन हमारी नर्स थी। और उन दोनों को प्यार से बातें करते हुए देख के यहाँ पे जिंगजिंग बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से जेलस हो रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो सोचता है क्या करे। यहाँ पे घर पे हम देखते हैं आखिर कोई रास्ता नहीं था, मतलब कोई भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जियान भाई बहुत मिसअंडरस्टैंड कर रहा था। इसलिए साउशी ने सब कुछ बताया होता है, फ्यूचर से आया हुआ बेटा है मेरा, सब कुछ उसने DNA रिपोर्ट सब कुछ दिखाती है वो जियान भाई को। जियान भाई रिपोर्ट देखने के बाद कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम 20 ईयर्स की थी और वो 24 का था जब आया था यहाँ पे, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम दोनों एक साथ ही रहते थे। तो साउशी कहती है हाँ मेरा बेटा है, उसका कोई और घर नहीं है तो मैं उसे यहीं पर रख सकती हूँ। जियान भाई कहता है मुझे पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। भले ही मैं टाइम ट्रैवल पर यकीन करता हूँ बट इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, सॉरी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और ऐसे कह के वो वहाँ से चला जाता है। जियान भाई के जाने के बाद साउशी सैड हो जाती है बट वो सोचती है हाँ उसे टाइम तो देना चाहिए। और हम जियान भाई को देखते हैं जिसे सिर्फ जिंगजिंग की बातें याद आ रही थी, हर बातें जो उसने पहले से देखी है जिंगजिंग के ऊपर, कि उसने सबसे पहले उससे कैसे मिला था, वो जिंगजिंग कैसे बात कर रहा था, उसने उसके बारे में कैसे पहचाना था, और उसे टाइम ट्रैवल में कैसे इंटरेस्ट है, वो उसे कैसे पता चला था जबकि वो उसे जानता भी नहीं था। वो सब कुछ याद कर रहा होता है वो। और यहाँ पे हम जिंगजिंग को देखते हैं मॉर्निंग में, नेक्स्ट मॉर्निंग में, जो कि शीन का वेट कर रहा होता है। और उसने बिकॉज वो लड़के को रात में देखा नहीं था कि कौन था, तो उसे लगता है कि वो लड़का लू है और वो हमारे शीन का पीछा कर रहा है, मतलब उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जिंगजिंग लू के पीछे पीछे जाता है और लू भी हॉस्पिटल ही आया होता है। तो जिंगजिंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो मेरी मॉम की तो ज़िंदगी ख़राब कर चुका है, अब शीन की भी कर रहा है। और यहाँ पे जिंगजिंग के पीछे हमारी साउशी भी आने लगती है क्योंकि उसने जिंगजिंग को रास्ते में देख लिया था। एक्चुअली साउशी को बताना था
जिंगजिंग को कि उसने सब कुछ जियान भाई को बता दिया है, लेकिन वो तो यहाँ पे हमारा जिंगजिंग यहाँ पे लू को बहुत बुरी तरीके से मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है। और लू यहाँ पे डॉक्टर को आके कहता है कि पता नहीं ये लड़का कौन है, मुझे जब देखो तब मुझे पीटता रहता है, मुझे अभी तक 3 बार पीटा है, ये तीसरी बार है, मुझे पता नहीं क्यों पीटता रहता है और मैं जानता भी नहीं इसे। साउशी को भागते हुए जियान भाई ने देख लिया था, तो वो दोनों एक साथ बैठ के वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। साउशी कहती है मुझे भी पहले नहीं लगा था, लेकिन जब 2 बार मैंने डीएनए टेस्ट किया तब मुझे पता चला, और मुझे भी बहुत जल्दी यकीन नहीं हुआ था इस सब चीज़ों पे, लेकिन क्या करूँ। वहीं पर वो जिंगजिंग को भी बुला लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे डैड को सब कुछ बता दिया है, एवरीथिंग, और वो रिपोर्ट दिखाती है। तो यहाँ पे जिंगजिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि जियान भाई को सब पता चल गया है, और यहाँ पे साउशी उसे बताती है कि तुम्हें अपने डैड को सब बता देना चाहिए। तो यहाँ पे जिंगजिंग सोचता है क्या करूँ। तो जिंगजिंग और साउशी और अभी जियान भाई सब कुछ यूज्ड टू हो जाते हैं, मतलब जियान भाई भी यकीन करने लगता है कि ये उसी का बेटा है, और यहाँ पे साउशी को तो यही है कि ये उसका बेटा है फ्यूचर का। यहाँ पे हमारा जियान भाई देखता है कि मूवी देखते वक्त हर चीज़ में साउशी और जिंगजिंग बिल्कुल कॉपी लग रहे थे, बिल्कुल मतलब कॉपी, जैसे माँ बेटा होते हैं वैसे ही बिल्कुल कॉपी लग रहे थे हर चीज़ें। मतलब छोटी सी सिंपल सी मूवी देख के दोनों रो रहे हैं, मतलब जिंगजिंग भी रो रहा है लड़का होके। तो जियान भाई ये देख रहा होता है, जियान भाई उसको लेके वापस हॉस्पिटल आता है टेस्ट करवाने के लिए। जियान भाई कहता है ठीक है हम टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट करवाते हैं तो फिर से पॉजिटिव आता है हमारे साउशी और जिंगजिंग का, बट जियान भाई इस बार कहता है कि मेरा भी टेस्ट करेंगे हम। तब हमारा जिंगजिंग कहता है नहीं हम टेस्ट नहीं करेंगे, और जिंगजिंग मना कर देता है। जिंगजिंग मना क्यों करता है हमें आगे पता चलेगा। और जिंगजिंग अपने डैड के साथ नहीं टेस्ट करवाना चाहता, लेकिन मॉम के साथ टेस्ट करवाता है तो पॉजिटिव आता है। उसके बाद वो जियान भाई के पास आता है। हमारी साउशी गुस्सा हो जाती है जियान भाई से कि तुमने इतनी बार देखा तो तुम्हें क्या लगता है ये किसी और का बेटा है, और ऐसे गुस्सा करती है और कहती कि मेरा बेटा क्या झूठ बोलेगा तुम्हें लगता है, और वो वहाँ से चली जाती है। हमारे जियान भाई से गुस्सा हो जाती है और जिंगजिंग जाके जियान भाई से लैब में मिलता है बेचारा। उसके बाद वो शीन के पास जाता है, लेकिन वहाँ पे बस स्टॉप पे बैठा होता है, लेकिन वहाँ पे शीन जैसे ही आती है तो वो बेचारा छुप जाता है, और शीन यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से जिंगजिंग की और उसकी फ़ोटो देख के रोने लगती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और रोती बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोती है। तो जिंगजिंग भी पीछे बस स्टॉप के रोने लगता है बेचारा और बहुत इमोशनल हो जाता है। रात में हम जियान भाई को देखते हैं जो कि सर्कल बना के लिखता है कि कब जिंगजिंग आया था, कब वो साउशी से मिला था, और अगर हम अभी पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या फ्यूचर में चेंज होगा। मतलब उसे लगता है कि जिंगजिंग ने अगर हमें मिला है तो क्या ऐसे ही हम दोनों मिले थे, और अगर हम दोनों मिले तो क्या फ्यूचर में अभी जो जिंगजिंग यहाँ पे है वो गायब हो जाएगा या कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा। वो ये रिसर्च कर रहा होता है, और क्या ये सच है, मतलब ऐसे हो सकता है कि कोई यहाँ से वहाँ यहाँ आ सकता है। जियान भाई रिसर्च ही कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके डैड उसे आवाज़ दे के कहते हैं तुमसे कोई मिलने के लिए लड़का नीचे खड़ा है, जल्दी जाके उसे मिलो। तो यहाँ पे हमारे जियान भाई से मिलने के लिए हमारा जिंगजिंग आया होता है। एक्चुअली जिंगजिंग ने डिसाइड किया होता है कि वो जियान भाई को सब कुछ बता देगा कि वो फ्यूचर पास्ट से क्यों आया है, फ्यूचर से क्यों आया है, और वो पास्ट में क्यों आया है। तो यहाँ पे वो दोनों बैठ जाते हैं। वो जियान भाई बोलता है कि ये सब कुछ के मुझे थोड़ा सा बिलीव ही नहीं हो रहा है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जिंगजिंग कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने उस रिपोर्ट को करने के लिए मना इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे डैड नहीं हो। साउशी मेरी मॉम है लेकिन तुम मेरे डैड नहीं हो। ये सुन के जियान भाई शॉक हो जाता है, तो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तो जिंगजिंग बेचारा बहुत रोता हुआ शक्ल लेके उसे सब कुछ बताता है कि मैं जब छोटा था तब मैंने देखा है अपनी मॉम को, पूरा ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ मेरे लिए पूरी लाइफ ख़राब कर दी, और मेरे डैड और कोई नहीं लू है। लू ने मेरी मम्मी से जब स्कूल के टाइम पे मम्मी ने लू को चॉइस किया था तुम्हारी जगह, तो फ्यूचर में जाके मेरी मम्मी की बहुत बुरी लाइफ होती है, उनके लिए मेरे सिवा और लाइफ में कुछ भी नहीं था, और लू उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारता था हमेशा फ्यूचर में, और उनकी उसी चीज़ की वजह से आगे जाके डेथ भी हो जाती। और फ्यूचर में तुम मेरे टीचर हो, जो कि टाइम मशीन बनाते वक्त में तुम मेरे टीचर बने हो, और मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ आगे जाके फ्यूचर में। तो मैंने जब टाइम मशीन हमने कंप्लीट कर ली तो मैं पास्ट में आ गया, और यहाँ पे आके अपनी मॉम को तुम्हारे, क्योंकि तुम भी लाइक करते थे मॉम को और मॉम भी, लेकिन मेरे डैड मतलब लू के वजह से मॉम ने लू को चुना क्योंकि वो बहुत अच्छे उन्हें लगे तब। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम अपना वो बुरा वाला डिसीजन ना करे वापस, इसलिए मैं यहाँ पे पास्ट में आया हूँ। ये सब सुन के जियान भाई को रियलाइज़ होता है कि क्यों यहाँ पे जिंगजिंग ने रिपोर्ट करने से मना किया था, और यहाँ पे अब है ना जियान भाई हमारी प्यारी साउशी को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो हर्ट हो जाएगी। और जिंगजिंग ने भी बोला है कि मैं कभी भी गायब हो सकता हूँ, जैसे ही आप दोनों का शादी हो जाएगी
होगी और शायद मैं कभी भी गायब हो सकता हूँ, इसलिए आप प्लीज़ मत बताना मॉम को। जिंगजिंग ने ये सब कुछ लू को इसलिए बताया ताकि उसकी मॉम और उसके डैड के बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और वो दोनों जाके आके फ्यूचर में अच्छे से रहे। उसकी मॉम की डेथ ना हो किसी भी रीज़न के वजह से, क्योंकि उन्हें मारा गया था बहुत ज़्यादा लू ने, इसलिए उनकी डेथ हुई थी आगे जाके ब्रेन कैंसर से। तो इसलिए वो चाहता है कि वो सारा फ्यूचर चेंज कर दे और भले ही वो गायब हो जाए लेकिन उसकी मॉम हमेशा खुश रहे और वो उसके दिल में हमेशा रहेगी। इस सब के बाद जियान भाई को सब कुछ समझ में आता है और जियान भाई बहुत प्यार से हमारी साउशी के साथ रहने लगता है, शॉपिंग में जाता है। दूसरी तरफ यहाँ जिंगजिंग को शीन कहीं पर नहीं मिल रही थी। उसने उसके घर पे चेक कर लिया, उसने हॉस्पिटल में भी जाके चेक कर लिया, कहीं पर नहीं मिली। तो उसे लगा लू ने उसके साथ कुछ किया है, इसलिए वो लू के घर आता है। तो वहाँ पर एक इंसान आके ना सबको मार रहा होता है, लू को और दादी को। तो लू को मारते हुए देख के जिंगजिंग शॉक हो जाता है कि इसको क्यों मार रहा है। उसकी फ़ोटो देखता है क्योंकि जिंगजिंग की भी ये दादी होती है, तो वो डर जाता है बेचारा। और लू को ऐसे देख के उसे समझ में आता है कि लू पहले से बुरा नहीं था, वो उसके गुस्से की वजह से, उसकी मतलब कम कमाने की वजह से वो खुद के ऊपर गुस्सा करते करते उसके मॉम के ऊपर भी गुस्सा करने लगा फ्यूचर में। यहाँ पे जिंगजिंग को लू के लिए भी थोड़ा सा बुरा लगने लगता है, वो सैड हो जाता है। और हमारा यहाँ पे जियान भाई रिसर्च कर रहा होता है, हर टाइम रिसर्च कर रहा होता है कि टाइम मशीन कैसे बनाए, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे कभी ना कभी जिंगजिंग गायब ज़रूर होगा। तो वो ट्राई करता है अपने सर से पूछने के लिए। तो वो सर को जाके बताता है अगर कोई इंसान फ्यूचर में आए या फ्यूचर से चला जाए, मतलब टाइम मशीन के बनाने के बाद टाइम मशीन बनाए, ऐसे कुछ हो गया तो हम उसे वापस लेके आ सकते हैं या गायब हो जाएगा। ऐसे सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सर से करता है। तो सर कहते हैं मैं रिसर्च करता हूँ और तुम्हें थोड़ी टाइम बाद बताऊँगा। आज जियान भाई ने पूरे दिन की एक डेट रखी है हमारी साउशी के लिए, बहुत क्यूट वाली, जिससे साउशी बहुत ज़्यादा हैप्पी होगी। यहाँ पे डेट में ना जिंगजिंग को भी बुलाया है लू ने। तो यहाँ पे जिंगजिंग बोलता है मुझे क्यों बुलाया है तुम दोनों ने। तो जियान भाई कहता है कि हम तीनों मिलके डेट पे जाने वाले, घूमेंगे, चलो जल्दी मेरे प्यारे बेटे। तो ये सुन के तो साउशी और ज़्यादा खुश हो जाती है और जिंगजिंग भी स्माइल करने लगता है। और यहाँ पे हमारे जियान भाई जिंगजिंग को कहता है साउशी बहुत तुमसे प्यार करती है, मुझे पता है तुम भी बहुत प्यार करते हो, प्लीज़ मैं उसे खुश रखना चाहता हूँ, मैं हमेशा उसे खुश रखूँगा, जब तक तुम हो तब तक भी तुम उसे खुश रखना और हमेशा उसके साथ रहना। हम देखते हैं तीनों पूरा दिन बहुत मज़े करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, साउशी भी घूमती है, तीनों एक साथ घूम रहे होते हैं, फाउंटेन देखने जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। तीनों एक साथ बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली लग रहे होते हैं। दोनों भी साउशी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब ऐसे ही प्यार से। और तीनों मिलके गेम्स खेलते हैं। गेम खेलते हुए ना हमारे प्यारे जिंगजिंग को पता चलता है कि हम ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हैं। और उसका मतलब आई थिंक ये काम जो यहाँ पे आने का था फ्यूचर से पास्ट में, वो पूरा हो चुका है कहीं ना कहीं। तभी वो लोग रात में कुछ खाने के लिए रुकते तो सब बंद होता है। वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है, लेकिन तभी पुलिस की कार आती है तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और वहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा बेबी भी होता है जो कि साउशी को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही लगने लगता है, लेकिन तभी पुलिस की वजह से वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। साउशी जिंगजिंग को देख के कहती है अब क्या खाएंगे। और दूसरी तरफ हम पीछे देखते हैं हमारे जियान भाई एक अंकल से बात कर रहा होता है कि हमें फैमिली फ़ोटो शूट करना है, लेकिन अंकल कहते हैं अभी तो रात हो चुकी है, हमारा शॉप बंद हो चुका है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और अंकल मान जाते हैं। इस शॉप में सब लोग अपनी फैमिली फोटोज क्लिक करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे ना जिंगजिंग को याद आता है इस शॉप का नाम देख के कि ये वही शॉप है जिसमें वो अपनी मॉम के साथ फ्यूचर में मतलब अपने फैमिली के लिए फ़ोटो निकालने के लिए आया था। और जब बचपन से हमेशा जब भी फ़ोटो निकालने के लिए आता था उसकी मॉम बेचारी अकेली थी, रोती रहती थी और तब बहुत ज़्यादा सैड रहती थी क्योंकि उसके डैड मतलब लू बहुत ज़्यादा मारता था और कभी भी अपने मॉम को मतलब उसके डैड कभी भी टाइम नहीं देते थे, ना उनकी रिस्पेक्ट करते थे। और हमेशा अपने फ़ोटो के साथ सिर्फ जिंगजिंग और उसकी मॉम वो भी सैड फेस के साथ रहती थी। जिंगजिंग हमेशा ट्राई करता था उसकी मॉम हमेशा हैप्पी रहे, इसलिए वो हमेशा उनके साथ रहता था। उसे ये सब यादें आ रही होती है और जब वो साउशी का अभी वाला फेस देखता है जो कितनी स्माइल कर रही होती है जियान भाई के साथ, तो वो ये सोच के खुश हो जाता है कि फाइनली कुछ तो अच्छा हुआ। मतलब जो एक रात पहले वो सोचा था लू के बारे में कि शायद उसके साथ कुछ गलत तो नहीं उसने कर दिया फ्यूचर मतलब पास्ट चेंज करके, लेकिन उसे अभी मतलब अच्छा लगता है कि उसकी मॉम तो एटलस रहेगी खुश, लू के साथ नहीं रहेंगी वो उसे पता है, लेकिन यहाँ पे जियान भाई के साथ हमेशा हैप्पी रहेंगी ये उसे पता है। और वो बहुत ज़्यादा खुश है कि उसके डैड मतलब
उसके मॉम का प्रोटेक्ट करेंगे हमेशा फ्यूचर में। जिंग जिंग कहता है मुझे कुछ काम है, मैं जाना चाहता हूँ घर पे, प्लीज़ मैं जाऊँ, मुझे कुछ काम है। और घर जाके वो दोनों फ़ोटो कंपेयर करता है और देखने लगता है कि एक फ़ोटो में उसकी मॉम कितनी ज़्यादा सैड है और एक फ़ोटो में कितनी ज़्यादा हैप्पी है, और पूरी फैमिली जो फ़ोटो रहती है वो रियल में सक्सेसफुल लग रही है, और वो पुरानी फ़ोटो मतलब जिसमें वो बच्चा था वो कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है, दोनों के फेस कितने सैड थे। और यहाँ पे हमारी साउशी भी अपने वॉलपेपर फ़ोटो लगाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मैं पूरा दिन इसे ही देखूंगी हमेशा। तभी शीन के सामने एक अंकल बेहोश हो जाते हैं, और क्योंकि शीन के पीछे जिंग जिंग था तो दोनों मिलके उन्हें हॉस्पिटल लेके आते हैं। उन अंकल को जल्दी से हेल्प मिलने की वजह से उनकी जान अब खतरे से बाहर थी, और वो डॉक्टर को जब वो बात कर रही होती है, जो अंकल की हेल्प करने वाला था वो वही डॉक्टर था जो शीन के साथ था पहले भी। यहाँ पे जिंग जिंग अपने डैड के पास आ जाता है थोड़ी देर में, और यहाँ पे हमारा जियान भाई मिलके उसके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसे पता नहीं होता, मतलब हमारे जियान भाई 2 प्लेट लेके आता है, तो जिंग जिंग को पता नहीं होता 2 प्लेट क्यों लेके आया, उसे लगा ये दोनों ही खाने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पे साउशी आ जाती है, मेरे प्यारे बेटे करते आवाज़ करते हुए। लेकिन तभी यहाँ पे जियान भाई और थोड़े जिंग जिंग पहले बात कर लेते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम ठीक हो ना, तुम क्या हुआ, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा, ऐसे है जियान भाई उससे बात करता है। तब साउशी की एंट्री होती है, साउशी कहती है मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, और ये दोनों उसका फेस देख के हंसने लगते हैं कि ये बच्ची की तरह ही करती रहती है हमेशा। दोनों भी बहुत ज़्यादा लवी डवी कपल्स बन रहे होते हैं। साउशी जियान भाई को परेशान कर रही होती है, उसे ऐसे ऐसे मुंह से उदगुली कर रही होती है, और यहाँ जिंग जिंग बोलता है क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो। तो यहाँ पे साउशी और जियान भाई कहता है जल्दी जल्दी बाहर चलो, और बेचारे को बाउल हाथ में रख के यहाँ पे फुटबॉल मैच देखने आते हैं। तो यहाँ पे उनको पहले नहीं पता होता है कि लू बास्केटबॉल खेल रहा है, और यहाँ पे बास्केटबॉल खेलते हुए लू को देख के यहाँ पे लू हमारे साउशी को देख के गिर जाता है। तो साउशी कहते हैं ये किसी काम का नहीं है, ये तो बास्केटबॉल भी अच्छे से नहीं खेल पाता, इसका कुछ नहीं है। और यहाँ पर बेचारा जिंग जिंग खाते खाते देखता रहता है कि 2 मिनट बैठे भी नहीं है और मेरे साथ, और मुझे खाने भी नहीं दिया। लू का फ्रेंड कहता है तुम्हारी वजह से ही हम आज हारे, तुम साउशी को देखते नहीं रहते तो हम लोग नहीं हारते, तुम्हारा ध्यान किधर रहता है। और ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है, और हम देखते हैं लू को चोट लगी होती है और बेचारा अकेला ही सब कुछ कर रहा होता है। तो यहाँ पे जिंग जिंग उसे देख लेता है और उसे हेल्प करने के लिए आता है, तो लू तो उल्टा उस पर ही चढ़ जाता है, मतलब उस पर ही गुस्सा करने लगता है। तो यहाँ पे जिंग जिंग उसे कहता है अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो, अच्छे से प्यार से सबसे बिहेव करो, नहीं तो फ्यूचर में तुम्हारे पास कोई भी नहीं बचेगा, ऐसा कहता है। और उसे कुछ पैसे कार्ड दे के हेल्प करता है कि यहाँ पे जाओ और अच्छे से जॉब करो। यहाँ पे हमारे जियान भाई ने साउशी के लिए एक गिफ्ट रेडी किया होता है फैमिली फ़ोटो करके, और जहाँ पर उन्होंने फैमिली फ़ोटो क्लिक किया था उसी स्टोर के बाहर हमारे जियान भाई ने लगाया होता है हमेशा के लिए। ये देख के हमारी साउशी तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, और जियान भाई को थैंक यू सो मच कहती है, और कहती है एक काम करो तुम मेरा फ़ोटो भी क्लिक करो इस फ़ोटो के साथ। और वो दोनों फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं उस शॉप के यहाँ पे, और दूर से जिंग जिंग देख लेता है, और वो बहुत खुश होता है कि उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश है, और वो दूर से उसके फ़ोन के अंदर भी सेम फ़ोटो क्लिक करने लगता है। और यहाँ पे जिंग जिंग बहुत इमोशनल होने लगता है, क्योंकि अब कुछ दिनों में इनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा, और इनकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद ये जॉब स्टार्ट होने वाला है, और ये फाइनल एग्ज़ाम है ग्रेजुएशन का, सेलिब्रेशन का डेज भी पास आ रहे थे। तो साउशी और जियान भाई और सब स्टूडेंट्स मिलके बहुत मन लगा के पढ़ते हैं, और जब उनकी डिग्री मिलती है तो डिग्री सेलिब्रेशन डे होता है, वहाँ पे सब लोग मिल के बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, और ग्रेजुएशन के वो कैप होते हैं वो ऊपर उड़ाते हैं। और यहाँ पे हमारा जिंग जिंग होता है वो जो सबके फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं, स्पेशली अपनी मॉम के बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक करता है, फिर अपने डैड मतलब जियान भाई का भी वीडियो बनाने लगता है। और यहाँ पे जियान भाई सबके सामने साउशी को शादी के लिए प्रपोज़ करता है, और कहता है तुम्हारे मेरी लाइफ में आने के बाद सब कुछ चेंज हुआ, मैं सिर्फ पढ़ाकू था लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आता है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली भी स्टेबल हो गया, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ऐसे करके उसे रिंग देता है अपने घुटनों पे बैठ के, और यहाँ पे साउशी बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पे सब चेयरअप कर रहे होते हैं कि वाह 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 सब लोग उन दोनों को, और यहाँ पे जियान भाई साउशी को रिंग पहनाता है और सबके सामने हग करता है, और साउशी हाँ कहती है शादी के लिए। और यहाँ पे बहुत ही रोमांटिक सीन होता है सबके सामने, और यहाँ से फिर हमारा जिंग जिंग चला जाता है वहाँ से उन दोनों के सबके फ़ोटो निकालने के बाद, क्योंकि अब जियान भाई ने साउशी को प्रपोज़ कर दिया था शादी के लिए। तो अभी हमारे जिंग जिंग को लगता है कि वो जल्दी से गायब हो जाएगा शायद, इसलिए कभी भी गायब हो सकता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो शिफ्ट करेगा दूसरी जगह। यहाँ पे वो
देखता होता है टीवी देखते हुए, तो सारे पर्दे बंद करने लगता है। तो साउशी बोलती है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, सारे पर्दे क्यों बंद कर रहे हो, यहाँ पे देखो हम फ़ोटो देखते हैं, यहाँ पे हम सब कार्ड ये शादी की प्रिपरेशन करते हैं। तो हमारा जिंगजिंग थोड़ा सैड होता है एक्चुअली, क्योंकि वो शायद गायब हो जाएगा, ये उसने अभी तक बताया नहीं है साउशी को, लेकिन वो हाँ हाँ करता है। और वो दोनों जब भी यहाँ पे जियान भाई आता है तो वो बोलता है पता नहीं मैं कब गायब होऊंगा, लेकिन मैं अपनी मॉम की शादी ज़रूर देखूंगा, उनको खुश देखना हमेशा मैं चाहूँगा, वो अभी बहुत खुश है, उनको कुछ भी बताना प्लीज़ जियान भाई। तो यहाँ पे जियान भाई ने अपने शादी के कार्ड्स लेकर आया था, वो की प्रिपरेशन के लिए जो दिए थे वहाँ पे स्टोर पे वो हो गए थे। तो यहाँ पे जिंगजिंग कहता है मैं 2 कार्ड ले सकता हूँ। तो यहाँ पे साउशी कहती है तुम्हारे कौन 2 फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे जिंगजिंग बोलता है मॉम है मेरे फ्रेंड्स, और वो 2 कार्ड लेकर पहले हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि उसे शीन को देना था, बट वहाँ पे शीन है ही नहीं थी। वहाँ पे हॉस्पिटल में बताते हैं कि 2-3 दिनों से शीन आई नहीं है, तो उसे लगता है वो घर पे ही होगी। तो घर के अंदर ऐसे चुपके से कार्ड डाल देता है और घर के डोर के बाहर ही बातें कर रहा होता है कि सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई ऐसा वैसा। लेकिन शीन तो बाहर गई थी, वो पीछे से सुन रही थी। वो बोलते क्या हुआ तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो यहाँ पे हमारा जिंजिन डर जाता है पीछे से आवाज़ देने की वजह से, फिर वो उसको अंदर ले लेती है घर के अंदर और उसे बोलती है क्या हुआ। तो यहाँ पे अपना हमारा जिंजिन उसे बता देता है कि उसकी मॉम की शादी है और ये कार्ड है उनकी शादी का। तो यहाँ पे हमारी शीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि तुम्हारी मॉम ने ये, मैं तो उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो बोलता है मॉम तो बताएंगी तुम्हें, लेकिन है ना मैं खुद पहले बताना चाहता था इसलिए मैं पहले आ गया। जिंगजिंग शीन से कहता है कि तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र करने लगता है। तो शीन कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ अभी तो, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी होने वाली है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पे शीन को जिंजिन ने नहीं बताया कि वो कभी भी गायब हो सकता है। शीन को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि अगर शादी हो गई या कभी भी जिंजिन हमारा गायब हो सकता है। दूसरी तरफ जियान भाई और साउशी को हम एक ऑफिस के बाहर देखते हैं। यहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं, एक्चुअली ये डैड का ऑफिस था साउशी के। तो वहाँ पे जियान भाई ने साउशी को लेके आता है, क्योंकि वो दोनों शादी करने वाले हैं। तो वो पहले डैड से परमिशन लिए थे पहले, तो अभी उनको ही पहले काट देते हैं, बट डैड उनकी थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा के वहाँ से चले जाते हैं। तो साउशी को थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि डैड का मानना था कि साउशी कोई अच्छा करे, किसी और जगह जाए, अब्रॉड जाए, कुछ अच्छे लड़के से शादी करे आगे जाके फ्यूचर में। बट डैड को हमारा जियान भाई भी बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो उनको डिनर में दोनों को इनवाइट करते हैं। डिनर पे बात करते हुए डैड बताते कि वो इन दोनों से मजाक कर रहे थे। एक्चुअली वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, वो चाहते हैं कि साउशी हमेशा हैप्पी रहे और वो हमेशा उसके साथ है। अगर उसे कोई भी ज़रूरत हो और कोई भी मुश्किल हो तो वो हमेशा उन दोनों के साथ है। और हमेशा याद रखना, ऐसे कहते हैं जियान भाई को कि हमेशा उसे खुश रखना। मैंने तो ज़्यादा नहीं उस पर ध्यान दिया उसके मॉम के जाने के बाद, बट तुम हमेशा उसके साथ रहना, उसे अकेला कभी मत छोड़ना। और जियान भाई भी साउशी के डैड को प्रॉमिस कर देता है कि डोंट वरी डैड, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। यहाँ पे हमारे लू की ग्रैंड मदर मतलब दादी, जिनको लू लेकर दूसरी शहर जा रहा था, एक्चुअली हमारे जिंजिंग के वजह से, मतलब जिंजिंग के गाइड के वजह से लू को एक अच्छी सी जॉब मिल गई थी। तो लू अपनी पूरी दादी को और अपना सामान लेके दूसरी शहर शिफ्ट हो रहा था। तभी वहाँ पे हमारा जिंगजिंग आता है। वो कहता है तुम कैसे हो, तबीयत वगैरह ठीक है ना, दादी को कहाँ लेके जा रहे हो। तो कहता है तुमने बोला था ना जो मुझे ऑफिस का, तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया था, तो मुझे इंटरव्यू में पास हो गया, मुझे वहाँ जाना है। और एक सॉरी लेटर देता है जिंगजिंग को कि वो साउशी को दे दे कि मैंने उसके साथ बदतमीज़ी की थी इसलिए। और हम यहाँ पे हमारा जिंगजिंग लू को इन्वाइट कर देता है शादी के लिए। तो हमारा लू थोड़ा सा मुँह एकदम थोड़ा सा उसको सैड फील होता है। और यहाँ पे जिंगजिंग उसे हक करता है और कहता है लाइफ में हमेशा अच्छे रहना, कभी किसी पे गुस्सा मत करना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। दूसरी तरफ हम जियान भाई को देखते हैं, जो कि शादी की तैयारी छोड़ के यहाँ पे सर के पास आया होता है अपने लैब में, जिन्हें टाइम मशीन के बारे में उसने बोला होता है कि अगर किसी इंसान हमारे टाइम में आ जाए तो क्या कर सकते हैं सर, हम उसे चेंज कर सकते हैं, मतलब उसे यहीं पर रख सकते हैं क्या। तो वहाँ पे उसके सर बोलते हैं नहीं, अगर पास्ट चेंज होगा तो फ्यूचर भी डेफिनेटली चेंज होगा। जियान भाई सैड होता है, बट सर को कहता है मेरी शादी होने वाली है, आप ज़रूर आना। और सर को कार्ड दे के वो यहाँ पे आ जाता है। शादी के एक दिन पहले यहाँ पे जियान भाई और हमारी साउशी का प्री वेडिंग शूट होता है। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक्स हो रही होती है और जियान भाई को सब पहले की यादें आ रही होती है साउशी को देख के, कैसे वो लोग पहली बार मिले थे, उसने उस पर कैसे पानी फेंका था, उसे कप नूडल्स खा रही थी बेचारी साउशी, तो उस पर पूरा पानी फेर दिया था। और यहाँ पे साउशी आ जाती है बहुत ब्यूटीफुल सा गाउन पहन के शादी के लिए रेडी, मतलब
फ़ोटोशूट के लिए रेडी, और वहाँ पे कोई पाइप से पानी फेंक रहा होता है। यहाँ पे वो कहती है जिंगजिंग कहाँ है, मुझे दिख नहीं रहा, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे जियान भाई कहता है डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं जिंगजिंग को और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मुझ पे विश्वास रखना। और साउशी यहाँ पे उससे मजाक करने लगती है कि तुमने कैसे मेरे कप नूडल्स ख़राब कर दिए थे, याद है ना तुम्हें, ऐसे ही पानी फेंका था तुमने मुझ पे। और दोनों ऐसे ही मिलके हंसने लगते यहाँ पे। दूसरी तरफ हम शीन और जिंगजिंग को देखते हैं। बिकॉज अभी जिंगजिंग को पता चल गया है कि वो कुछ भी हो सके तो भी वो पास्ट या फ्यूचर कुछ भी अभी चेंज नहीं कर सकता, मतलब उसने ऑलरेडी चेंज किया है, तो वो गायब हो या ना हो, उसने सोचा है अभी वो शीन के साथ अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करेगा। वो शीन को पूछता है कि डेट के लिए, हाँ मैं रेडी हूँ। तो यहाँ पे शीन और जिंगजिंग डेट पे जाते हैं, बहुत खुश होते हैं दोनों भी। यहाँ पे शीन को पता नहीं होता कि जिंगजिंग कभी भी गायब हो सकता है, लेकिन हमारे जिंगजिंग ने बोला होता है कि वो टाइम मशीन से ही आया है। उसने साउशी ने जो बोला था वो एक्चुअली पहले तो हमारे शीन को यकीन नहीं होता, बट जब जिंगजिंग बताता है कि वो सच है सब कुछ, मैं टाइम मशीन से आया हूँ, तो हमारे शीन को यकीन होता है कि साउशी ऐसी ही नहीं बड़बड़ कर रही थी, मस्ती नहीं कर रही थी। और यहाँ पे जब वो लोग दोनों घूम रहे होते हैं तो उसी फ़ोटो शूट किया होता है उन्होंने फैमिली, उसी शॉप के बाहर वो फ़ोटो बड़ा वाला देख के दोनों बहुत खुश होते हैं। और जिंगजिंग हमारा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पे शीन कहती है मैं चाहती हूँ हम दोनों भी ऐसे ही फ़ोटो शूट करें फ्यूचर में, बट जिंगजिंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है शायद मैं करूँ या ना करूँ पता नहीं, लेकिन मैं जब तक हूँ तब तक यहाँ पे तुम्हें हैप्पी रखूँगा। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। हमारा जिंगजिंग बता रहा होता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें ज़्यादा हर्ट नहीं करूँगा, बट एक्चुअली जिंगजिंग बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाला होता है शीन को, बट बेचारे शीन को अभी तक कुछ भी याद नहीं है, मतलब पता नहीं रहता। और दूसरी तरफ यहाँ पे साउशी फ़ोटो शूट कर रही होती है अलग अलग पोज में, और हमारे बेचारे जियान भाई को भी अजीब अजीब पोज देने को कहती है। तभी वो जिंगजिंग को मैसेज करके बुला लेती है कि जल्दी आओ नहीं तो मैं फ़ोटो शूट छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और जिंगजिंग जैसे ही आता है तो वो उसके साथ मतलब तीनों फैमिली फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं, जैसे कि वो उसके बेटा, उसका फादर। लेकिन तभी यहाँ पे जिंगजिंग को चक्कर आने लगते हैं, और उसको जैसे ही चक्कर आते हैं वैसे साउशी को भी चक्कर आते हैं, और साउशी यहाँ पे बेहोश हो जाती है। बिकॉज टाइम पास हो रहा था तो इसलिए अभी जिंगजिंग का जाने का टाइम बहुत नज़दीक आ रहा था। तो जैसे ही जिंगजिंग पे जो असर होगा टाइम का, सेम वैसे साउशी भी होगा, क्योंकि साउशी उसकी मदर है। यहाँ पे साउशी को हॉस्पिटल में होश आता है, तो यहाँ पे हमारा जियान भाई बहुत ज़्यादा खुश होता है, डॉक्टर्स भी बहुत खुश होते हैं। साउशी बोलती है क्या हुआ है, तो डॉक्टर कहते हैं, यहाँ पे जियान भाई हंस रहा होता है ज़ोर से और कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो ये सुन के तो साउशी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरा जिंगजिंग आने वाला है अभी, मतलब अभी मेरा जिंगजिंग आएगा, और बहुत ज़ोर से हमारे जियान भाई को हक करती है और बहुत खुश होती है और नाचने लगती है। और यहाँ पे बाहर जिंगजिंग और हमारी शीन बहुत परेशान होती है कि साउशी को होश आया या नहीं। शीन यहाँ पे पूछती है कि तुम ठीक हो, तुम्हें तो नहीं लगी, लेकिन तभी यहाँ पे साउशी बाहर नाचते हुए आती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और शीन भी खुश हो जाती है, साउशी नाच रही होती है, और वहाँ पे जिंगजिंग को देख के वो हक कर लेती है। जिंगजिंग तो यहाँ पे रोने लगता है, साउशी भी रोने लगती है, और साउशी जिंगजिंग को कहने लगती है कि मैं डोंट वरी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पालूंगी, तुम्हें बहुत खुश रखूँगी, तुम्हारे अच्छे से ख्याल रखूँगी पेट में। तो जिंगजिंग भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि बेचारा तो गायब होने वाला है, ये उसकी मदर को पता भी नहीं है अभी तक। तभी जियान भाई आके कहता है दोनों भी रोते मत बैठो, अभी टेंशन नहीं लेने का, अभी तो खुशी की बात है, दोनों रोते मत बैठो, ऐसे अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे साउशी भी नाचने लगती है कि हाँ मैं नहीं रो रही, मैं तो खुश हो रही हूँ, इसलिए मेरी आंखों से पानी आ रहा है, ऐसे दोनों भी बोलने लगते हैं। नेक्स्ट हम जिंगजिंग को उसी शॉप में देखते हैं जहाँ पे फ़ोटो शूट किया था। वो वहाँ से एक बड़ा सा फ़ोटो लेता है खुद के लिए, और यहाँ पे दूसरी तरफ हमारी साउशी बहुत ज़्यादा खुश होती है, कितना ज़्यादा खाना खा रही होती है, चिप्स खा रही होती है। तो जियान भाई कहता है चिप्स अच्छे नहीं होते बच्चे के हेल्थ के लिए, तुम ऐसे कैसे खा सकती हो, तुम्हें फ्रूट जूस ये खाना चाहिए। तो साउशी कहती है मैं तो नहीं बना रही अभी, तो क्या करूँ, क्या खाऊँ फिर, यही है तो जियान भाई कहता है कि नहीं मैं बनाऊंगा ना, डोंट वरी, अब मैं ख्याल रखूँगा तुम्हारा। तभी वो वहाँ पे वो ड्रेस दिखाता है, कहता है तुम्हें कैसे लगी ये ड्रेस। तो साउशी कहती है मुझे तो ये बहुत पसंद आई। जियान भाई कहता है कि अच्छे से फिटिंग कर ली ना। तो साउशी बोलती है हाँ मैंने अच्छे से ट्राई कर लिया है, कल के लिए बहुत अच्छे से फिट हो रही है मुझे ये ड्रेस। दूसरी तरफ जिंगजिंग वो फ़ोटो लेके अपने फैमिली के हाथ में फिर से उसी जगह जंगल के साइड जाने लगता है, उस पेड़ के पास जहाँ से वो पहली बार इस दुनिया में आया था, मतलब पास्ट में आया था, ताकि वहाँ से फ्यूचर में वापस जा सके। बट वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, रोता है रास्ते में,
और लेकिन उसे ट्राई करता है गायब होने का। वो 2-3 बार गायब भी हो जाता है बट वापस नहीं जा पाता। तो वो बहुत देर तक वहाँ पे खड़े रहने के बाद घर वापस आ जाता है। यहाँ पे साउशी जिनजिन का इंतज़ार करते हुए सोफे पर ही सो जाती है। जिनजिन जैसे ही घर के अंदर आता है धीरे से डोर ओपन करके फिर से वो बंद कर देता है और अंदर आके देखता है तो साउशी ऐसे ही सोई होती है। वो साउशी का वेडिंग ड्रेस देखता है। उसे लगता है जब तक शादी नहीं होगी तब तक शायद वो फिर से फ्यूचर में नहीं जा सकता। वो साउशी ऐसे ही सोई होती है तो उसे वो ब्लैंकेट देता है और थोड़ा सा बैठ जाता है उसके सामने। और तभी वो एक डायरी देखता है जिसमें साउशी ने सब कुछ लिखा होता है कि उसे कपड़े कौन से लाने हैं बच्चे के लिए, सब कुछ और लिखा होता है कि तुम घर पे आने के बाद पहले खाना खा लेना, ये वो सब लिखा होता है। तो यहाँ पे हमारा जिनजिन ये सब कुछ पढ़ के रोने लगता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे तो लगा था वो अभी गायब हो जाएगा, वो अपनी माँ को वापस कभी नहीं देख पाएगा क्योंकि फ्यूचर में तो उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। ये बात उसने अभी तक साउशी को नहीं बताई कि वो पास्ट में क्यों आया है और उसकी मॉम की डेथ हुई है। उसने तो सिर्फ साउशी से कहा है कि उसके मॉम डैड का झगड़ा हो रहा था, मतलब जियान भाई और साउशी का। तो वो चाहता है कि वो दोनों प्यार से रहे हमेशा, इसलिए वो पास्ट में आया है। उसने अपना रियल मकसद बिल्कुल भी नहीं बताया साउशी को कि उसका डैड एक्चुअली लू है और जियान भाई नहीं है। बट यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट डे वेडिंग डे पे यहाँ क्यू और लू की केमिस्ट्री दिखती है हमें। शायद ये दोनों का आगे जाके कोई कपल बन सकता है। और अब ये दोनों भी बहुत अच्छे लोग बन गए थे, मतलब ये दोनों कुछ किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे थे। ये दोनों भी अपने फ्यूचर पे अपने काम पे ध्यान दे रहे थे, किसी और को परेशान नहीं कर रहे। तभी हमारी साउशी की एंट्री होती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी गाउन के साथ। और बेचारा हमारा जियान भाई ने गाउन पकड़ा होता है साउशी का और वो तो बहुत स्माइल कर रहा होता है। साउशी यहाँ पे बता रही होती है ये वो और जियान भाई बेचारा गाउन पकड़े रहा था। और यहाँ पे शीन बहुत ब्यूटीफुल सी गाउन पहन के उसकी ब्राइड की फ्रेंड बन के आई थी। और यहाँ पे जिंगजिंग सब काम कर रहा था, चेयर इधर से उधर रखना, खाना, ये सब कुछ देख रहा था और यहाँ वहाँ भाग रहा था। इसलिए तो पीछे से हमारा लू भी देख रहा था। और यहाँ पे जिंगजिंग को हमारी साउशी कहती है तुम मुझे स्टेज तक लेके जाओगे। तो यहाँ पे जिंगजिंग हमारी साउशी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने डैड के पास, मतलब जियान भाई के पास लेके जाता है। जियान भाई भी बहुत ज़्यादा खुश था, साउशी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, जिंगजिंग भी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। आज सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था सभी को। और यहाँ पे साउशी बहुत इमोशनल हो रही थी। जब वो आगे जा रही थी तो वो दोनों भी, साउशी और जियान भाई, एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं और दोनों भी जिंगजिंग को स्माइल देते हैं और आगे जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जाके उनकी शादी कम्प्लीट होने वाली थी, उनकी रिंग सेरेमनी थी। और वहाँ पर जाते समय यहाँ पे ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं, स्माइल करते हैं और हमारी शीन उसके पीछे मतलब साउशी के पीछे जाती है। यहाँ पे इन दोनों की रिंग सेरेमनी होती है और साउशी को हमारा जियान भाई रिंग पहनाता है सबके सामने और उसके बाद हमारी साउशी जियान भाई को रिंग पहनाती है। इन दोनों की रिंग सेरेमनी कंप्लीट होती है और ये बहुत ब्यूटीफुल रिंग पहनाते हैं। और साउशी जियान भाई के लिए एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रिंग लाई होती है स्पेशल, जो उसकी मॉम ने दी थी, उसे वो पहनाती है जियान भाई को। सब लोग स्माइल ही कर रहे होते हैं तभी जिंगजिंग को कुछ अजीब फील होने लगता है, सब कुछ ब्लर लगने लगता है और उसको सब चक्कर आने जैसा फील होता है और हमारा जिंगजिंग डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है वहाँ से। और उसे गायब होते सिर्फ शीन ने देखा होता है। बट वो क्योंकि साउशी की शादी हो रही थी तो वो कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि उसे भी पता था एक ना एक दिन यहाँ पे हमारा जिंगजिंग गायब ही होने वाला है। साउशी की शादी कंप्लीट होने के बाद साउशी जब जिंगजिंग को कॉल कर रही होती है तो जिंगजिंग का कॉल ही नहीं लगता और उसे फ़ोन पे बताया जाता है कि ये नंबर उपलब्ध ही नहीं है, ये नंबर है ही नहीं इस दुनिया में। तो वो डर जाती है और उसे पता चल जाता है शायद जिंगजिंग गायब हो चुका है और वो सब जगह वहाँ पे ढूंढने लगती है। साउशी जो अनरेडी हो रही थी अपने रूम में, जब भी उसे पता चलता है कि जिंगजिंग गायब हो चुका है तो वो सब जगह भागते भागते जिंगजिंग के आवाज़ देते देते वहाँ पे ही बैठ जाती है सीढ़ियों पे। और वहाँ पे हमारे जियान भाई आता है। यहाँ पे साउशी बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुई होती है, उसको लगता है उसके पेट में जिंगजिंग है इसलिए शायद वो गायब हो गया, लेकिन उसने एक बार भी मिल के नहीं गया मुझे और मुझे जिंगजिंग वापस चाहिए, ऐसा वो जियान भाई को कहने लगती है बार बार और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे ऐसे रोते हुए जियान भाई को बहुत बुरा लगता है तो वो उसे उसकी जिंगजिंग की डायरी दे देता है कि वहाँ पे डायरी में हर दिन के बारे में जिंगजिंग ने लिखा होता है कि वो पहली बार अपने मॉम से कैसे मिला, उनको कैसे बताया कि वो कौन है और उसकी मॉम ने कैसे यकीन किया और फिर उसने कैसे कैसे किया जिससे उसे उसके डैड मिल जाए। ये सब पढ़ के साउशी और ज़्यादा रोने लगती है।
लेकिन उसे अभी तक नहीं समझ में आता है कि जिंगजिंग अगर गायब ही होने वाला था तो यहाँ पे हॉस्पिटल में जब मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तब क्यों नहीं गायब हुआ, उसके बाद कैसे गायब हो गया। ये कंफ्यूज होती है साओशी, बिकॉज साओशी को पता नहीं होता है कि जिंगजिंग उसका और हमारे जियान भाई का नहीं बल्कि उसका और लू का बेटा है। साओशी को सपने में फ्यूचर दिखता है जब जिंगजिंग ने अपने स्कूल में मॉम के ऊपर सब कुछ लिखा था कि मेरी मॉम ऐसी है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और साओशी उसे छूने लगती है, मतलब उसे हाथ लगाने वाली होती है तो यहाँ पे रोने लगती है, प्रेजेंट में सोई होती है तो, और बहुत बुरी तरीके से रोती है और झट से उठ जाती है। तो यहाँ पे जिंगजिंग उसे दिखाई देता है तो जिंगजिंग उसे कहता है कि मॉम मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप क्यों रो रही हो, मैं यहीं पर हूँ। तो साओशी को ऐसे लगता है शायद जिंगजिंग वापस आ गया, तो वो और ज़्यादा रोने लगती है कि मुझे छोड़ के क्यों गया। और वापस वो उसके सामने वाला डोर ओपन करती है क्योंकि वहाँ से जिंगजिंग बाहर जाता है। वो जैसे ही डोर ओपन करती है वो डायरेक्टली समुंदर के यहाँ पे निकलता है डोर, तो जिंगजिंग डायरेक्ट पानी में जा रहा होता है। उस साओशी को लगता है वो सुसाइड कर रहा है या गायब हो रहा है। जिंगजिंग जाते जाते उस मॉम को कहने लगता है कि मॉम डोंट वरी, मैं आपके पेट में हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ और आप हमेशा मेरे दिल में रहोगे। और साओशी वहीं पर रोने लगती है और जब साओशी की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है, मतलब वो फिर से बेहोश हो गई थी शादी के बाद, मतलब जब जिंगजिंग गायब हुआ था। और वो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में जाके वापस आ गई, मतलब वो सपने में अपने फ्यूचर को देखा उसने। और यहाँ पे जियान भाई को लगता है उसे बताना चाहिए हमें साओशी को, बट साओशी की क्योंकि दिमागी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं थी अभी फ़िलहाल, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं बताता यहाँ पे साओशी को। और दूसरी तरफ हमारे शीन का भी हाल बहुत ज़्यादा बुरा था, उसे भी हमारा जिंगजिंग हर जगह दिखाई दे रहा था और उसे भी सारी यादें आ रही थी कि जिंगजिंग ने उसे क्यों मना किया था, वो कितनी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई। वहाँ पे एक डॉक्टर आया जिसे जिंगजिंग ने कहा था कि उसके जाने के बाद, मतलब जब यहाँ पे शीन अकेली होगी तो वो उससे बात करे, बट शीन यहाँ पे उस डॉक्टर को बोल देती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और वो डिसाइड करती है कि पूरी ज़िंदगी वो जिंगजिंग का इंतज़ार करेगी। और क्योंकि अभी साओशी को थोड़ा और ठीक लगे इसलिए डॉक्टर ने कहा होता है उसे बाहर थोड़ा लेके जाओ। तो यहाँ पे जियान भाई उसे एक ट्री के नीचे यहाँ पे बिठाने के लिए लेके आता है कि उसे थोड़ा अच्छा फील हो। तो यहाँ पे साओशी कहती है कि वो आया और चला गया, उसने ऐसे क्यों किया और जाते जाते मुझसे मिल के भी नहीं गया, कितना बुरा बेटा है मेरा। और ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ पे जियान भाई सोचता है कि मैं अभी बताऊँ या कब बताऊँ, क्योंकि साओशी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट थी, तो अगर उसने अभी बताया तो शायद साओशी कुछ कर ले अपने साथ। इसलिए जियान भाई डिसाइड करता है कि मैं अभी नहीं बताऊँगा, जब साओशी थोड़ी ठीक होगी मेंटली तब वो बताएगा। यहाँ पे साओशी बहुत इमोशनल होती है तो जियान भाई को पकड़ के रोती रहती है, पूरा दिन रोती रहती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। दूसरे दिन हम जियान भाई को देखते हैं, जैसे मॉर्निंग में उठता है तो उससे साओशी कहीं पर भी नज़र नहीं आती। वो डर जाता है कुछ हुआ क्या, लेकिन वो देखता है साओशी पूरे घर में साफ़ सफाई कर रही है। वो पूछता है क्या तुमने सोई नहीं सच में रात में, तो वो कहते नहीं मुझे लग रहा था थोड़ा गंदगी हो गई है घर में तो मैं साफ़ कर रही थी। जियान भाई को समझ में आता है कि इसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है। साओशी जियान भाई को कहती है मैंने ब्रेकफास्ट भी बनाया है और जिंगजिंग के पसंद का भी बनाया है, वो मेरे साथ नहीं हुआ तो क्या वो मेरे पेट के अंदर तो है, मतलब मेरे साथ ही है हमेशा, सिर्फ मुझे उसे अभी बड़ा करना है तो मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगी। यहाँ पे जियान भाई फिर भी कुछ नहीं बताता साओशी को क्योंकि उसकी अभी भी तबीयत ठीक नहीं हुई होती है और जियान भाई को डर होता है कि वो क्या करे। जियान भाई को लगता है वो टाइम मशीन बना के, जैसे जिंगजिंग ने बताया फ्यूचर में जियान भाई ही टाइम मशीन बनाएगा और वो उसका टीचर होगा, तो जियान भाई को पता है कि वही टाइम मशीन बनाने वाला है। तो वो डिसाइड करता है कि क्या वो टीचर के पास जाता है और कहता है कि क्या हम पास से किसी को लेके आ सकते हैं या कोई और डायमेंशन हो सकता है अगर हम टाइम मशीन यूज़ करें। तो यहाँ पे जियान भाई के टीचर कहते हैं अगर किसी ने पास के साथ कुछ छेड़खान की तो फ्यूचर डेफिनेटली चेंज होगा, बट अलग डायमेंशन में, मतलब अलग डायमेंशन में, मतलब जियान भाई जब जहाँ पे अभी है वहाँ पे सिर्फ चेंज होगा और जहाँ पे हमारा जिंगजिंग है वहाँ पे उसकी मदर अभी भी डेथ होगी और हमारा जिंगजिंग उसके पास्ट मतलब फ्यूचर में गायब नहीं होगा। तो ये सुन के जियान भाई बहुत ज़्यादा खुश होता है, सोचता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, शायद मैं जिंगजिंग को वापस ले आ सकता हूँ, मतलब जो अभी था वहाँ पे, मतलब अलग डायमेंशन से। क्योंकि जितनी साओशी जिंगजिंग से प्यार करती है उतना जियान भाई भी जिंगजिंग से प्यार करता है। और यहाँ पे साओशी को जिंगजिंग की एक डायरी मिलती है सीक्रेट, जिसमें लिखा होता है, उसे पता चल जाता है कि एक्चुअली जिंगजिंग जियान भाई का नहीं बल्कि लू का बेटा है। तो यहाँ पे लू के पास यहाँ पे साओशी आ जाती है और कहती है तुम्हें मेरा बेटा मुझे वापस देना पड़ेगा, और ऐसे चिल्लाने लगती है, मतलब थोड़ी सी अजीब तरीके से बोलने लगती है। तो यहाँ पे लू कहता है तुम्हारा बेटा, क्या बोल रही हो तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो यहाँ से दूसरी जगह जा रहा हूँ। तो यहाँ पे साओशी लू का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है तुम मुझसे शादी करोगे, ऐसे बोलने लगती है कुछ अजीब ही तरीके
से। तो यहाँ पे साउशी का लू को लगता है मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो वो वहाँ से चला जाता है और कहता है डॉक्टर के पास जाओ, थोड़ा मुझे लगता है तुम्हें जियान भाई के पास जाना पड़ेगा। साउशी यहाँ से डायरेक्ट स्कूल आती है और स्कूल में एंट्री करती है वहाँ पे गेट के ऊपर, और वो सर से मिलती है जो टाइम मशीन टाइम ट्रैवल में यकीन रखते हैं और रिसर्च कर रहे हैं इंटरनेशनली, उनसे मिलती है जो कि हमारे जियान भाई के टीचर है। उनके सामने सब बताने लगती है कि मेरे फ्यूचर से सन आया था, उसने मेरे और मेरे जियान भाई के साथ रिलेशन बनाए और वो अभी मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गए। पहले तो सर को लगता है कि वो ऐसे ही बोल रही है, शायद कुछ तबीयत ठीक नहीं है उसकी, लेकिन जब वो रोने लगती है बहुत ज़ोर ज़ोर से और सर बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, तो तभी उनको यकीन होता है कि यहाँ पे साउशी सच बोल रही है। और जियान भाई ने भी उनसे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन किए थे, इसकी वजह से सर को भी यकीन होता है कि कोई तो टाइम मशीन से यहाँ पर आया था पास्ट में। जैसे ही जियान भाई घर पे आता है तो वो यहाँ पे सीक्रेट डायरी देखकर यहाँ पे जिंग जिंग की शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे अभी पता चल गया है कि साउशी ने सब कुछ पढ़ लिया है। तो बेचारा बहुत ज़्यादा टेंशन में आता है और साउशी को हर जगह ढूंढने लगता है कि साउशी ने कुछ खुद के साथ कर ना लिया हो, वो ठीक तो हो। तो लेकिन उसे तभी रास्ते के साइड में एक जगह साउशी बैठी हुई दिखती है, जिसे सब सिर्फ जिंग जिंग की याद आ रही थी, सब कुछ याद आ रहा था और उससे लगता है कि जिंग जिंग वापस ज़रूर आएगा, और एक साइड में बैठी होती है। उसे ऐसे देख के यहाँ पे जियान भाई को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो साउशी को जाके हग करता है। साउशी कुछ भी नहीं बोलती, ना रोती है कुछ, सिर्फ चुपचाप बैठी होती है। साउशी की तबीयत और भी ज़्यादा ना ख़राब हो जाए, इसलिए जियान भाई उसे घर लेके आता है, लेकिन साउशी यहाँ पे आके रोने की जगह यहाँ पे चुपचाप बैठी होती है। उसे सिर्फ याद आ रहा था कि जिंग कैसे आया था और वो सोचने लगती है कि मैं जिंग को वापस कैसे लेके आऊँ। तो यहाँ पे बोलती है कि हम टाइम मशीन का ट्राई कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वापस आ जाएगा जिंग। ऐसे कर रही होती है, वो सुनती ही नहीं जियान भाई का कुछ भी और कहती है मैंने तुम्हारे सर से भी पूछा, तुमने सर से बात भी की थी। और वो गुस्से में जिंग की डायरी निकालती है और उस पर लिखती है कि वापस आ जाओ जिंग वापस आ जाता है, ऐसे लिखती है सिर्फ डायरी में और डायरी बंद कर देती है। और जिंग को मोबाइल पे वॉइस कॉल, वॉइस रिकॉर्डर सब कुछ भेजने लगती है, मैसेज भेजने लगती है, SMS भेजने लगती है कि वापस आ जाओ, तुम्हारी मॉम बहुत टेंशन में है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ। यहाँ पे साउशी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, उससे हर जगह जिंग ही दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था अभी तो जिंग को वो कभी भी वापस नहीं देख पाएगी। और यहाँ पे उसको ये भी पता चल गया था जिंग उसका और लू का बेटा है, ना कि जिया भाई का, शायद इसलिए गायब हो गया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, फिर हम शी को देखते हैं जो कि जिंग ने दिए हुए पपी को देख रही होती है और उसने डिसाइड किया होता है कि पूरी ज़िंदगी सिर्फ जिंग का इंतज़ार करेगी, शायद वो आ जाए। और वो ये घर छोड़ के अभी जा रही होती है क्योंकि उसे इस घर में पूरी टाइम जिंग की याद आती रहती है। और दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी साउशी गई होती है, उसका चेकअप होता है और उससे उसके बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देती है, मतलब डॉक्टर सुनाते हैं। और ये सुन के साउशी का दर्द, मतलब जिंग को छोड़ने का दर्द थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि साउशी के साथ अब छोटा बेबी था और साउशी को लगता है कि ये मेरा जिंग है। अब वो पहले से कम टेंशन लेने लगी है क्योंकि उसे लगने लगा है कि उसका जिंग उसके साथ ही है। और यहाँ पे हमारे जियान भाई भी बहुत अच्छे से साउशी का ख्याल रखता है। उन्हें एक टूटते हुआ तारा दिखता है तो वो फिर से विश करते हैं कि हमारा जिंग हमारे साथ आ जाए। कुछ 2 साल बाद का हम सीन देखते हैं, साउशी हमारा छोटा जिंग मतलब और हमारा जियान भाई एक साथ डिनर कर रहे होते हैं और एक छोटू सा जिंग हमारा, उसका नाम भी उन लोगों ने जिंग ही रखा होता है और वो एप्पल खा रहा होता है। यहाँ पे जियान भाई काम पे जा रहा होता है क्योंकि वो टाइम मशीन ही बना रहा होता है और साउशी और अपने बेटे को बाय कह के कहता है अपने ध्यान रखना। और यहाँ पे साउशी भी अपनी रिसर्च बनने की होती है, वो भी डिसाइड करती है कि मैं जिंग को ज़रूर वापस लेके आऊँगी। तभी वहाँ पे छोटा जिंग बड़े जिंग की वो जो बॉक्स था, मिस्ट्री बॉक्स जिसमें उसकी डायरी थी, वो निकलता है बाहर और वहाँ पे साउशी बहुत 2 सालों के बाद वो डायरी देखती है वापस। साउशी डायरी जैसे ही ओपन करती है सब कुछ गायब हो चुका था। तो साउशी सोचती है कि लास्ट टाइम मैंने इसमें लिखा था कि जिंग वापस आ जाओ, वो कहाँ पे गया। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये सब हॉलीडेज़ मनाने के लिए बीच पे आए होते हैं, साउशी, छोटा जिंग और हमारा जियान भाई। तभी वहाँ पे हमारा छोटा जिंग बड़े जिंग से टकरा जाता है और वो छोटा जिंग हमारा प्यार से बड़े जिंग को
देख रहा होता है और बड़ा जिंगजिंग कहता है तुम कैसे हो, और दोनों भी एक दूसरे को नहीं पहचानते, ऐसे एक दूसरे के साइड से निकल जाते हैं। और हमें पता चलता है कि पैरेलल यूनिवर्स में यहाँ पे हमारे जिया भाई ने जिंगजिंग को वापस लेके आया है टाइम मशीन के हेल्प से, और लेकिन यहाँ पे शाओशी और जिंगजिंग एक दूसरे को अभी तक नहीं भूले। और यहाँ पे हमें पता चलता है ये हमारी शीन भी हमारे जिंगजिंग के साथ है और वो भी बहुत खुश है, और जिंगजिंग अभी इसी वर्ल्ड में रहेगा शाओशी के साथ, और यही इस ड्रामे का एंड होता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आप नेक्स्ट ड्रामा कौन सा देखना चाहते हैं ये भी बताना कमेंट्स में, ताकि मैं वो ड्रामा जल्दी से लेके आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।